गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 का रदरफोर्ड का जो एटम था वो भी गलत था, वो पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमें जान लेना ज़रूरी है कि रदरफोर्ड थे कौन। तो यहाँ पे जो आपको शख्सियत दिखाई दे रही है यही रदरफोर्ड थे और ये अपने काम के लिए बहुत फेमस थे, पर इनका पूरा नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोलेंगे तो वही डिट्टो है, बस मैंने इसे लिखा है। तो आप अपनी एनसीईआरटी को प्लीज़ खोल के रखें। तो रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1871 एंड 1937 तक रहे। वॉज बॉर्न एट स्प्रिंग ग्रूव नाम की जगह पे वो पैदा हुए थे 30 अगस्त 1871 को। ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, और इन्हें न्यूक्लियर फिजिक्स का फादर माना जाता है, मतलब पिता माना जाता है, क्योंकि इन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा दान, मतलब बहुत ज़्यादा समर्पित थे न्यूक्लियर फिजिक्स में। ही इज़ फेमस फॉर हिज वर्क ऑन रेडियो एक्टिविटी, और ये रेडियो एक्टिविटी जब जब ये रेडियो एक्टिविटी में काम करते थे ना, इसकी वजह से ये फेमस हुए थे। और इन्होंने डिस्कवरी करी थी न्यूक्लियस की, और वो भी एटम के न्यूक्लियस की, कोई सेल की नहीं, फंडामेंटल वाला नहीं। ये एटम जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ना कि एटम कैसा दिखता है, तो बीच में न्यूक्लियस होता है। तो इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड फॉइल के साथ, अभी आगे पता चलेगा। और इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है, नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, वो भी केमिस्ट्री के लिए। और ये बहुत ही मतलब जाने पहचाने थे, और 1908 में मिला था, 1908 में। तो देखते हैं, अब मैंने आपको बताना है कि किसने किस चीज़ की खोज करी थी, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है ईंट पर नाच। ये है क्या ईंट पर नाच? तो देखते हैं। ईंट पर नाच का मतलब है ई से इलेक्ट्रॉन, ट से टॉमसन, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। चैडविक का मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, ये हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी थॉमसन ने, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। प्रोटॉन की खोज करी थी रदरफोर्ड में, जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और च से मतलब न से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज करी थी चैडविक ने। ठीक है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसको ज़रूर याद करें, ये पेपर में बहुत आता है। ठीक है, और ये जो आपका एनसीईआरटी का जो दे रखा है रदरफोर्ड का, क्या जो एटम का स्ट्रक्चर दिया है ना रदरफोर्ड का, ये एनसीईआरटी से है। तो कुछ ऐसा बनाया था उन्होंने। अब एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो हम इस वीडियो में 4 चीज़ें पढ़ेंगे कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या लिया, फिर उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, फिर उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, और ड्रॉबैक। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व में होता है मतलब उन्होंने उस चीज़ को देख के क्या ऑब्जर्व किया। कंक्लूजन का मतलब होता है मतलब उन्होंने क्या सिद्ध किया कि क्या चीज़ क्या हो रही है, क्या चीज़ क्या हो रही है। ड्रॉबैक का मतलब होता है कमियाँ। तो इनके मॉडल में सब कुछ था, कमियाँ भी थी, तो कमियाँ भी पढ़ेंगे हम। तो पहले एक्सपेरिमेंट में क्या, ही सिलेक्टेड, आ आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आ आएगा, a gold foil because he wanted as thin layer as possible. This gold foil was about 1000 atoms thick. मतलब पहले बताओ मेलिएबल कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल कौन सा होता है, वो होता है गोल्ड। मतलब कौन सी मेटल को हम सबसे ज़्यादा पीट पीट के शीट बना सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पतला। तो उन्होंने सबसे पतली गोल्ड फॉइल ली जिसमें सिर्फ 1000 एटम थे। 1000, समझ रहे हो, जितना मैंने ये बनाया ना इसमें 1000 होंगे, ये जो बनाया मैंने। सेकंड, अब उन्होंने ये तो कर लिया। अब दूसरे में अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयोनोस सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4u द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स होते हैं हीलियम का स्क्वायर, और वो भी प्लस वाला, मतलब हीलियम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हीलियम स्क्वायर वो भी प्लस। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल्स का साइन बुक में ऐसे दिया है। ठीक है, तो आप अल्फ़ा पार्टिकल जहाँ जहाँ भी आएगा आप समझ लेना, वैसे तो आप बहुत समझदार हो, है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम, अल्फ़ा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज, मतलब हीलियम, जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं वो हीलियम के डबल चार्ज होते हैं। वो भी कौन सा, नेगेटिव होते हैं पॉजिटिव, ये होते हैं पॉजिटिव चार्ज। सिंस दे हैव मास ऑफ 4u, इनमें 4u का मास होता है। इसको भी हम पढ़ेंगे, एटॉमिक मास है ये आगे कंसेप्ट, उसमें चार्ज मतलब इसमें मास कितना होता है 4u। द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल, जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उनमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट भी है, इट वॉज एक्सपेक्टेड, उन्होंने यह अनुमान लगाया था, दैट द अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल इन द गोल्ड एटम सिंस, नहीं यहीं तक पहले।
तो उन्होंने यह अनुमान लगाया था कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से होते हैं? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव प्रोटॉन और नल कौन सा होता है? न्यूट्रॉन। ठीक है, उन्होंने ये अनुमान लगाया था कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, मतलब टकरा जाएंगे। टकराना मतलब जैसे ये अगर कोई न्यूक्लियस नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो अल्फा रेज आएगी ऐसे और सीधा ऐसे चले आएगी। ठीक है, मतलब टकरा के दूसरी डायरेक्शन में चले जाना, है ना। सिंस द अल्फा पार्टिकल्स वर मच हैवियर देन प्रोटॉन ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन। उन्होंने ये बोला कि जैसे कि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो भारी होते हैं प्रोटॉन के मुकाबले, पर उन्होंने ये नहीं करा था एक्सपेक्ट, मतलब उन्होंने ये अनुमान नहीं लगाया था कि बहुत बड़ा लार्ज डिफ्लेक्शन दिखेगा। उन्होंने ये अनुमान नहीं लगाया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अल्फा पार्टिकल्स और जो गोल्ड फॉइल है उसके बीच में क्या हुआ था। तो ये जो है ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये गोल्ड एटम है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ये जो रेड है देखो, ये यहाँ पे से आया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिला होगा, ये ऊपर चली गई, स्मॉल डिफ्लेक्शन है, छोटा सा टक्कर है। फिर कुछ सीधे निकल गए, ये देखो सीधे निकल गए, और देखो यहाँ से आया कुछ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिला, इसको बहुत नीचे फेंक दे, मतलब ये लार्ज डिफ्लेक्शन है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में जो अल्फा पार्टिकल है वो स्ट्रेट निकल गए, और कुछ हो गए वो जो हो गए टर्न बैक हो गए, मतलब पीछे की तरफ ही चले गए। ये न्यूक्लियस है, ये एटम ऑफ गोल्ड फॉइल है। एक और डायग्राम दिखाता हूँ, ये 3D टाइप है थोड़ा। यहाँ पे देखो, ये गोल्ड फॉइल, ये जो है अल्फ़ा रे, ठीक है, ये ब्लू वाली रिफ्लेक्टेड। देखो यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, एटॉमिक न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ये शेल है। देखो कुछ जो है बीम वो आगे यहाँ से गई और वहीं से पीछे आ गई, है ना। यहाँ से बड़ा डिफ्लेक्शन होने के कारण ये आगे कुछ ज़्यादा ही बाहर चली गई। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ से ज़्यादा क्या है, बीम सीधी निकल जा रही है, मतलब बिना डिफ्लेक्ट हुए। तो इसका ऑब्जर्वेशन, मतलब उन्होंने इसको ध्यान में रख के क्या कहा, उन्होंने बोला कि जो मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल, जो तेज चलने वाले ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल वो स्ट्रेट चले जा रहे हैं, मतलब क्या, वो सीधा चले जा रहे हैं गोल्ड फॉइल से बिना कहीं टकराए। और जो कुछ हैं, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल, और कुछ जो हैं वो स्मॉल एंगल से क्या हो जा रहे हैं, डिफ्लेक्ट, टकरा जा रहे हैं, मतलब टकरा के थोड़े से एंगल पे जा रहे हैं। और हैरान करने वाली बात थी कि एक 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स, जितने भी वहाँ जो अल्फा पार्टिकल की रेस दिख रही थी उनमें से सिर्फ एक क्या सीधा वापस आ गई, मतलब जिस पाथ से गई थी उसी पाथ से वापस आ गई। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने ये बुक वाला है तो यहाँ पे देखो, ये इसी पाथ से यहाँ पे गई और न्यूक्लियस पे टकराई है। न्यूक्लियस पे टकराई मतलब इसमें यहाँ क्या है, पॉजिटिव, और बीम जो है वो क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करके सीधा वापस, मतलब बिना कहीं टकराए कहाँ चली गई, बिल्कुल सीधा चली गई। आई होप आपको समझ आया होगा। अब उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, मोस्ट ऑफ द स्पेस, मतलब उनका परिणाम क्या आया, तो उन्होंने बोला मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। ज़्यादातर स्पेस जो है एटम में वो क्या है, खाली है, क्योंकि वो क्या जा रही थी, स्पेस से सीधा निकल जा रहे थे ना, बिना कहीं टकराए। बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, कहीं भी बिना टकराए सीधा अल्फा पार्टिकल चले गए ज़्यादातर। सेकेंड है वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर, यहाँ पे सॉरी वर आएगा, यहाँ पे वर आएगा गाइस, आप अपनी बुक में पढ़ लेंगे तो आपको वहाँ पे वर दिखेगा। वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइड वेरी लिटल स्पेस। अब जैसे ज़्यादातर क्या चली आ रही थी, सीधा चली आ रही है, और बहुत कम जो थी वो क्या कर रही थी, वो डिफ्लेक्ट कर रही थी। तो उन्होंने ये करा कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज वो बहुत कम जगह पे, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है उसके न्यूक्लियस में, है ना, बाकी सब जगह क्या होता है, नेगेटिव। तो उन्होंने न्यूक्लियस की खोज कर दी थी, ये यहाँ पे उन्होंने न्यूक्लियस की खोज कर दी थी। तीसरा है अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, बहुत कम अल्फा पार्टिकल। अरे यार सॉरी गाइस, यहाँ पे वर्ड आ रहा है बार बार, वर क्यों नहीं आ रहा, वर अफेक्टेड बाय 180 डिग्री, जो बहुत कम थे वो 180 डिग्री, मतलब यहाँ से ऐसे आए और सीधा उसी रूट पे चले गए। वो बहुत कम थी जो ऐसे जा रही थी बिल्कुल, वरना सब क्या थी, इधर बिधर हो जा रही थी, इधर उधर। इंडिकेटिंग दैट ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसिक्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। अब इससे उन्हें ये पता चला कि जो मास ऑफ द एटम है, जैसे मास कहाँ पे होता है, किसी भी चीज़ का मास उसके न्यूक्लियस, मतलब बीचों बीच होता है। अगर आप घर में बुक को घुमाते हैं उंगली में, तो अगर आप कोने पे पकड़ेंगे, जैसे ये बुक है,
अगर ये बुक है तो आप इसको यहाँ से पकड़ेंगे तो ये क्या गोल घूमेगी? नहीं ना, इसको बिल्कुल बीच से घुमाना पड़ेगा, तब ये बिल्कुल सीधा मतलब गोल घूमेगी, वरना नहीं घूमेगी। तो उन्होंने ये सिद्ध किया कि जो पार्ट मतलब पॉजिटिव चार्ज है और जो मास है वो कहाँ पे? एटम के सेंटर में, न्यूक्लियस में, ठीक है। अब उनका ड्रॉबैक, उन्होंने क्या कमियाँ, उनकी कमियाँ की थी? द रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। उन्होंने ये बोला कि जो रिवॉल्यूशन हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन का, वो उन्होंने ये नहीं बोला कि कोई सर्कुलर ऑर्बिट पे हो रहा है, पर होता है ऐसा। ही इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, उन्होंने बोला ऐसा। उन्होंने कुछ ऑर्बिट के बारे में बोला ही नहीं कि कुछ ऑर्बिट नाम की चीज़ होती है, शेल नाम की चीज़ होती है। सेकेंड कमियाँ थी, दूसरी कमी थी ड्यूरिंग द एक्सलेशन। उन्होंने बोला, पहले मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, एक्सलेशन चार्ज्ड पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी, दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। उन्होंने बोला जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? एक्सेलरेट करेंगे, तब एक दिन ऐसा आएगा कि वो अपनी सारी एनर्जी रेडिएट कर देंगे। रेडिएट का मतलब खो देंगे, और इसका नतीजा क्या आएगा? जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो अपनी सारी एनर्जी क्या कर चुके होंगे? खो चुके होंगे, और फाइनली वो क्या गिर जाएंगे? वो गिर जाएंगे न्यूक्लियस में। तो उन्होंने यही बोला था पूरे पूरे मॉडल में अपने। हमने क्या क्या पढ़ा? एक्सपेरिमेंट पढ़ा, फिर हमने ऑब्जर्वेशन पढ़ी, फिर हमने कंक्लूजन पढ़ा, और ये क्या था? ड्रॉबैक पढ़ा। तो आई होप आपको सबको समझ आया होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप रिवाइंड करके वीडियो को देखें। और अगली वीडियो हम पढ़ने वाले हैं बोर एटम, बोर मॉडल ऑफ द एटम, ठीक है। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और थर्ड पार्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो नील बोर का जो उन्होंने बताया ना स्ट्रक्चर, वही आज हम फॉलो कर रहे हैं एक एटम के तौर पे। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, और उसमें हम ये भी पता करेंगे कि जो हमने जे चैडविक नाम के इंसान का नाम पढ़ा था वो कौन थे, और न्यूट्रॉन की खोज करी थी जिन्होंने। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।